हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेडी सही गीता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वैदिक काल। तो वैदिक काल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर। यहाँ से आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो, हर चैप्टर से 1 या 2 ही नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर से आपके 10 नंबर बन जाए या 20 नंबर बन जाए, तो ऐसा तो नहीं होता है। ये लोग आप भी जानते हैं, आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग भी बड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर वैदिक काल से देखेंगे। तो यहाँ पर इससे पहले मैंने सिंधु कराया था, तो सिंधु के बाद मैंने सीधे आपका अजंता करवा दिया था और यहाँ पे गुफाओं की कला कराई थी। लेकिन गुफाओं की कला से पहले मैं आपका यहाँ पर ये भूल ही गई थी। मैंने सोचा था कि चलो उसको बाद में ही करवा दूंगी, तो ठीक है। तो यहाँ पर सिंधु के बाद का ही है ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे वैदिक काल का, ठीक है। तो वैदिक काल से देखने से पहले जितने भी स्टूडेंट अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर अपना टेलीग्राम यहाँ पर लिंक है, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे वैदिक काल के निर्माता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, वन लाइनर है, बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। अगर किसी की जी के जीएस भी अच्छी है तो उसने तो वैदिक काल तो पढ़ ही रखा होगा। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये पूरा चैप्टर कराएंगे तो आप बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहिएगा, ओके। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वैदिक काल, ठीक है। और सारे स्टूडेंट हैं, कोशिश करा करिए कि अपने नोट्स बनाया करिए। देखो, अपने आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप बिल्कुल लिखते जाएंगे और उसको मतलब याद भी करते जाएंगे। याद भी करने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे लिखते जाएंगे ना, तो आपके नोट्स जब एग्जाम देने जाएंगे ना, तो आपको ये चीज़ पता रहेगी कि हाँ, ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी थी। नोट्स देखने से ये चीज़, मतलब नोट्स लिखने से ये फायदा होता है आपको, ठीक है। तो चलिए, तो नोट्स भी साथ साथ में बनाते जाइए। तो बाकी तो मैं लिखती जाती हूँ, तो साथ साथ में आप लिखते भी जाइए। इतना टाइम नहीं लगता है आपको, रफ बनाइए। इतना ज़्यादा वो करने की क्या जरूरत है। आराम से रफ कॉपी उठाइए और एक पेन उठाइए। अभी तो एग्जाम आने जा रहे हैं, जल्दी जल्दी आप करना शुरू करिए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आपका। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं वैदिक काल का जो समय, मतलब जो है टाइम पीरियड, वो देखते हैं, ठीक है। तो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा आपका 1500 से लेके 600 BC, यानी कि ईसा पूर्व है, ठीक है। अगर हम बात करें, यहाँ पर वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया है। एक तो बात करा है वहां पर पूर्व वैदिक काल और वहां पर उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि देखो, यहाँ से पूर्व वैदिक काल में तो एक ही वेद की रचना हुई थी जिसका नाम था ऋग्वेद, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में तो आप सब कुछ देखने को मिलेगा। यजुर्वेद मिलेगा, सामवेद मिलेगा, अथर्ववेद मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने के मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो पहला क्वेश्चन है, तो वैदिक काल के निर्माता कौन है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि निर्माता कौन है, तो जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। कौन से हो जाएंगे वैदिक काल के निर्माता? आर्य हैं, ठीक है। कौन है? आर्य हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं इस काल के जो प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जो यहाँ पर देखो, इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो एक भी आप बिल्कुल भी आप बेफिक्र रहिए। मैं यहाँ से सारे चैप्टर आपके कंप्लीट करा दूंगी। आप पूरा इंडियन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, इंडियन आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, इवन आपके ग्रुप जितने हैं वो भी आपका करा दिया जाएगा। बस आप बिल्कुल साथ साथ में चलते रहिए। आपकी इस बात की गारंटी है, आप अगर मेरी तरह से आप तैयार कर रहे हैं तो इस बात की गारंटी है, तो हो सकता है कि आप टॉप 10 में भी आ जाएं। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये चीज है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बस लर्न करना है, ठीक है। कोई बुक की जरूरत नहीं है, कोई किसी के नोट्स की जरूरत नहीं है, कोई किसी कोचिंग की भी जरूरत नहीं है। आराम से आप देखिए। चलिए, इस काल के प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कौन से बोगुच कोई नाम एक जगह है, वहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। याद किया, बोगुच कोई। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर है आर्यों का प्रिय पशु तथा व्यवसाय क्या था। तो आप लोग भी जानते हैं कि जो आर्यों का प्रिय पशु है वो कौन सा हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। अगर हम व्यवसाय की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? कृषि हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले लिख देती हूँ घोड़ा, लिख देती हूँ, उसके बाद लिख देती हूँ यहाँ पर व्यवसाय में की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैदिक काल की भाषा क्या है। तो आप लोग भी जानते हैं कि वैदिक काल, तो यहाँ पर हमें जितने लिखित ग्रंथ होते हैं तो यहीं से आपको मिलते हैं, ठीक है। तो लिखित ग्रंथ मिलते हैं, तो यहाँ पर किससे मिलते हैं? तो जो प्राचीन जो है आपका वैदिक काल का जो प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर देंगे हम? ऋग्वेद राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। वैदिक काल की भाषा कौन सी हो जाएगी? संस्कृत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वेद लिख रही हूँ,
तो आप भी जानते हैं संस्कृत है तो वेदों जितने हैं संस्कृत में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं संस्कृत। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई है? तो अभी मैंने बताया था कि किस में हुई है, पूर्व वैदिक काल में हुई है। ठीक है, तो समय तो आप लोग देख लेना यहाँ से, बाकी तो मैंने लिखवा दिया है। ठीक है, पूर्व वैदिक काल हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व वैदिक काल। अब हम बात करते हैं आर्यों द्वारा खोजी गई। ठीक है, आर्यों द्वारा खोजी गई जो पहली धातु थी वो क्या थी? जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगी? लोहा। बहुत ज्यादा आसान है, फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है क्वेश्चन, तो फटाफट हम चलेंगे और पूरा वैदिक काल हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं पूर्व वैदिक काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। तो आप बता देते हैं कि यहाँ पर है PGW, यानी कि प्रिंटेड ग्रेवियर। ठीक है, प्रिंटेड ग्रेवियर है, प्रिंटेड ग्रेवियर, याद रखना। प्रिंटेड ग्रेवियर क्या होता है? ठीक है, तो बताइए क्या होता है? ये जो चित्रित धूसर रंग होते हैं, यानी कि धूसर जो कलर के होते हैं, एक्रोमेटिक। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट वाले जो धूसर होते हैं, मटमैले रंग के होते हैं, वही चीज होता है यहाँ पर। इसकी वैदिक काल की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी। कौन सा? PGW, प्रिंटेड ग्रेवियर, यानी कि यहाँ पर लिख देती हूँ धूसर मृदभांड। ठीक है, धूसर मृद मतलब चित्रित। ठीक है, ये चीज याद रखना, चित्रित, आपको यहाँ से दिख रहा होगा, चित्रित धूसर मृदभांड, याद रखना। मृदभांड मतलब मिट्टी के बने हुए। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई है? तो अभी आप लोग ने बताया, अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई है, तो सभी लोग जानते हैं किसकी रचना हुई है? सामवेद। मैं आपको सभी बता देती हूँ जितना है। सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। और हम बात करते हैं उपनिषद भी हो जाएंगे, और इवन आपके पुराण भी हो जाएंगे, इवन आपका रामायण भी हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा? महाभारत भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे महाभारत में लड़ाई करते हुए खत्म करते हैं। ठीक है, महाभारत भी हो गया। चलिए, यहाँ पे पूरा शुरू से लेके लास्ट तक बता दिया है, और भी हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो मेन पॉइंट है, वो चीज मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे वेदों के रचनाकार हैं। तो वेदों के रचनाकार आपको बताना है कि कौन से हैं। वेदों की रचना आप भी जानते हैं, कृष्णदेवपायन। कृष्णदेवपायन क्या हो जाएगा? कृष्णदेवपायन हो जाएगा, देवपायन। और क्या हो जाएगा यहाँ पर? वेद व्यास। ठीक है, ये चीज पूछ लिया जाता है बहुत ज्यादा। देखो जीके में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक एक नंबर के, दो दो नंबर के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी कोई भी चैप्टर एकदम छोड़ना नहीं है, पूरा करना है। ठीक है, सिलेक्शन लेना नहीं है, छीन लेना है। ठीक है, तो आप अगर बिल्कुल रेगुलरिटी बनाएंगे तो आप बिल्कुल सिलेक्शन पाएंगे। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि यहाँ पर एक एक चीज आपको बताऊंगी, आपका कोई भी पॉइंट बिल्कुल भी छोड़ूंगी नहीं। ओके, चलिए, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? और यहाँ पर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में कितनी मंडल हैं, सूक्तियां हैं, ऋचाएं हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने मंडल हैं। तो जल्दी से पहले मंडल बताइए कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो कितने मंडल हो जाएंगे, जल्दी से बताइए। यहाँ पर कितने मंडल हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। अगर हम सूक्तियों की बात करें तो कितनी हो जाएंगी? 1028। ठीक है, अगर हम ऋचाएं की बात करें तो यहाँ पर लिख लेती हूँ। ठीक है, 10462। ठीक है, याद रखिएगा। मंडल कितने हो जाएंगे? 10, और सूक्तियां 1028, और यहाँ पर ऋचाएं कितनी हो जाएंगी? 10462। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। याद रखिएगा, होत्र कहते हैं, चाहे होत्र ऐसे लिख लो, चाहे त्रा बना के लिख लो। ठीक है, होत्र। ठीक है, यहाँ से ऋग्वेद में कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है? तो जल्दी से बताइए कि कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कितने वर्णों का उल्लेख मिलता है? 4 मिलता है। विष्णु के 10 अवतार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो मैं आपको बता रही हूँ। विष्णु के 10 अवतार यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं कि 5वें नंबर का कौन सा अवतार है, दूसरे नंबर का कौन सा अवतार है। तो यहाँ पर विष्णु के जितने भी अवतार हैं, 10 अवतार, तो उसको तो आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैदिक काल से है तो विष्णु के 10 अवतार देखते हैं। तो जल्दी से पहला वाला बताइए। पहला देखो, सीक्वेंस से लिखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, सीक्वेंस में पहले है, पहले नंबर का मत्स्य हो जाएगा, दूसरे नंबर क्या हो जाएगा? कुर्म हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? वरहा हो जाएगा, और चौथे नंबर का हो जाएगा नरसिंह। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? नरसिंह हो जाएगा। मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे 5वें नंबर की। तो 5वें नंबर में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है कि 5वें नंबर के क्या है, तो 5वें नंबर का क्या हो जाएगा, वामन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वामन हो जाएगा। और 6ठे नंबर पर क्या हो जाएगा, परशुराम हो जाएगा। ठीक है, और 7वें नंबर पर आपका क्या हो जाएगा, राम। बाकी तो मुझे ऐसे झुक के लिखना पड़ रहा है। चलिए, तो 7वें नंबर पे क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। 8वें नंबर पर क्या हो जाएगा आपका, कृष्ण। कृष्ण हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं बलराम, कृष्ण बलराम एक ही रूप। चलिए, अब हम बात करते हैं 9 नंबर है। 9 नंबर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है, बुद्ध हो जाएगा। और 10 नंबर है कल्कि, यानी कि यहाँ पर ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके पूछा जाता है। 1 मिनट सही से लिख दूं मैं, कल्कि। ठीक है, तो यहाँ पर देखो किस तरह से पूछा जाता है, आपको बता दें कि जो यहाँ पर विष्णु का जो अंतिम अवतार है वो कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कल्कि है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछते हैं कि यहाँ पर दूसरे नंबर, पहले नंबर का पूछते हैं, लास्ट का पूछते हैं, और एक 5वें नंबर का पूछते हैं, और एक तीसरा नंबर, ये तो आप बिल्कुल इसको रट लीजिए। एक दूसरा नंबर भी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप वैसे सभी याद करिए, क्योंकि याद करने में क्या है, विष्णु के अवतार तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कला का सर्वप्रथम जो प्रयोग है, गद्य यानी कि गद्य रूप तथा सावित्री को समर्पित जो गायत्री मंत्र है, किस वेद में मिलता है, तो ये सभी लोग जानते हैं किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है, किस में मिलता है बताइए, ऋग्वेद में मिलता है ना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं किस वेद में गद्य तथा पद्य। अभी तो हमने बात करी कि यहाँ पे समर्पित जो है गद्य रूप में सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है। अब किस वेद में गद्य तथा पद्य दोनों मिलते हैं, जो गद्य और पद्य दोनों में मिलते हैं वो कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, यजुर्वेद। कौन सा हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किस वेद को भारतीय संगीत का जनक जाना जाता है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद ऐसे करके लिखा जाएगा, यजुर्वेद। चलिए, कौन सा वेद गयात्मक लिरिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, सामवेद। ठीक है, देखो ऐसे मैं लिखती हूँ, बोलती कुछ और हूँ, लिखती कुछ हूँ। ठीक है, सामवेद हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं किस वेद में तंत्र मंत्र जादू टोना शाप विवाह और यहाँ पे आदि का वर्णन हुआ है, तो आप सभी लोग जानते हैं किस में हुआ है, अथर्ववेद में हुआ है। अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में हुआ है। तो चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ पे वेदांग हैं 6 हैं, तो यहाँ पे इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बस वेदांगों की संख्या पूछ ली जाती है, तो 6 हैं, बस इतना बताना है। पुराणों की संख्या हो जाएगी 18। ठीक है, तो 6 में तो शिल्प ये नहीं पूछता है, शिल्प कल्प निरुवत ज्योतिष और व्याकरण छंद, बस ऐसे आपके नॉलेज के लिए बता दिया है कि वैसे वेदांग की संख्या यहाँ पे 6 है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे बस नंबरिंग पूछ ली जाती है, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे पुराणों की रचयिता। पहले तो ये बताइए सारे स्टूडेंट, जितना समझाया है उतना समझ में आया है या नहीं आया है, क्यों आया है समझ में या नहीं आया है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर पुराणों के रचयिता हैं, जो पुराणों के रचयिता हैं वो कौन है, जल्दी से बताइए, पुराणों के रचयिता कौन है, लोमश ऋषि हैं, लोमश ऋषि हैं। ठीक है, लोमश ऋषि व पुत्र लिख देती हूँ। ठीक है, व पुत्र उग्रश्रवा हो जाएंगे, याद रखिएगा, उग्रश्रवा हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक जो है वो आपको कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, मत्स्य पुराण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सॉरी, मत्स्य पुराण। ठीक है, यहाँ पर मत्स्य, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। कौन सा हो जाएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आप याद करना, एक नंबर वाले हैं, इतना ज्यादा तो टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट बिल्कुल जल्दी जल्दी फटाफट आंसर देंगे और अच्छे से बताएंगे, ये तो एक नंबर वाले हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपको बताना है वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, जो वायु पुराण है तो यहाँ से आपको बताना है पुराण, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गुप्त
वंश हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर वैदिक काल में आर्यों के प्रमुख देवता हैं। तो यहाँ पर वैदिक काल में जो आर्यों के प्रमुख देवता है, अभी आपने देखा कि इनका पशु कौन सा है, उनका व्यवसाय कौन सा है। अब हम देखेंगे यहाँ पर आर्य के प्रमुख देवता हैं, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखो यहाँ से आपके बहुत सारे, देखो जितने भी आपको मैंने कराया है उसको अच्छे से याद करना, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सोम वनस्पति के देवता। सोम वनस्पति के देवता हैं, याद रखिएगा, सोम वनस्पति के देवता हैं उषा, प्रगति एवं उत्थान की देवी। ठीक है, सोम, उषा। पूषण मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला एग्जाम में आ जाता है, पूषण पशुओं के देवता। ठीक है, याद रखिएगा। अश्विन है, यहाँ पर अश्विन विपत्तियों को हरने वाले। विष्णु है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व संरक्षक एवं पालनकर्ता। एक लास्ट है मारुत, आंधी तूफान। ठीक है, यहाँ पर तो जितने भी देवता हैं वो आप सब जरूर याद करिएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में भी देखेंगे और सब पूरा देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है। देखो ये पूरा हम वैदिक काल पूरा खत्म कराएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जुड़ी रहिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन आपका गलत हो गया था, बता देती हूँ कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो इसका यजुर्वेद नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सामवेद। ठीक है, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, सामवेद, याद रखिएगा। ठीक है, इसको मैंने ऐसे कर दिया है। चलिए, ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऋग्वेद में यहाँ पर इससे आगे पढ़ाते हैं आपको। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी में किस नदी का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर आपको नदी बतानी है कि ऋग्वेद में, यानी कि जो आप मतलब कह सकते हैं कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, तो उसके बारे में बता रहा है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा पवित्र नदी है, यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती, इसमें से कोई 3 में से एक बताइए कि कौन सी नदी ऐसी है जिसको पवित्र नदी माना गया है। तो बस जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। कभी कभी देखो इस टाइप से ऐसे करके पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैं पूरा आपको एक एक करके पूरा कंप्लीट कराऊंगी और साथ साथ में कोशिश करा करिए कि उसको आप नोट डाउन भी करिए। देखो एक एक चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगी। आज तो मैं पूरा सोच रही हूँ कि पूरा वैदिक ही पूरा खत्म करवा दूं, और लास्ट तक बिल्कुल जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट तक देखिए, और यहाँ से अगर आपने पढ़ लिया तो इतने नंबर जितने आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे उतने नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो साथ में बिल्कुल लगे रहिए, रेगुलरिटी बनाइए, और ताकि आपका कम से कम टॉप 10 में आए। अगर आप मेहनत करेंगे तो हो सकता है। ठीक है, मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ देखते हैं तो कुछ नहीं होगा। आप अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, चलिए ऋग्वेद में ये देखो, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, ऋग्वेद में चर्मपत्र मतलब चमड़ा। ठीक है, तो चर्मपत्र पर बने किस देवता का चित्र मिलता है। तो यहाँ पर किस देवता का चित्र मिलता है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि किस देवता का चित्र मिलता है। तो आप जानते ही हैं किसका मिलता है, अग्नि देवता का मिलता है। कौन सा मिलता है, अग्नि देवता का। ठीक है, याद रखिएगा, कौन सा, अग्नि देवता। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो आपको इसका मतलब आंसर बताना है। मुंडको उपनिषद। ठीक है, याद रखना, मुंडको उपनिषद, याद रख लेना। ठीक है, उपनिषद मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ। देखो धीरे धीरे करके चलेंगे और आपके एक एक नंबर वाले बिल्कुल सारे चैप्टर से जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको सारा बताऊंगी। और कोशिश करा करिए कि जितना भी है आप उसको लर्न करिए। नहीं याद हो रहा है दूसरी बार करिए, तीसरी बार। देखो आप चैप्टर अगर तोड़ तोड़ के ऐसे याद करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक लोग फॉर्म भरने वाला नहीं है, लाखों लोगों ने फॉर्म फिल करे हैं। ठीक है, तो आपका कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ है। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल अवेयर रहिए और इसको तैयारी करते रहिए। चलिए, तो उपनिषद है यहाँ पर। उपनिषद देखो यहाँ पर अभी आपने बता दिया कि जो नदी है वो सरस्वती हो जाएगी। चर्मपत्र पर कौन से देवता, तो अग्नि हो जाएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर उपनिषद की संख्या क्या है। तो जल्दी से बताइए कि उपनिषद की संख्या क्या है, जल्दी से बताइए। तो फिर बताते हैं कि कितना हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पुराणों की संख्या कितनी है। पुराण है ना, हाँ पुराण है, तो पुराणों की संख्या जल्दी से बताइए कि पुराणों की संख्या कितनी है। जल्दी से बताइए कितनी हो जाएगी आपकी
पुराणों की संख्या 18 हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। वेद तो सब लोग जानते ही हैं कि वेद की कितनी संख्या होती है, तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। वेदांग कितने हो जाएंगे, वेदांग 6 हो जाएंगे। और महाकाव्य कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो महाकाव्य तो सब लोग जानते ही हैं, महाकाव्य कौन से होते हैं, रामायण, महाभारत। ठीक है, तो ये चीज आपका मैंने करा दिया। देखो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपका एक एक मतलब जितना भी चैप्टर से है सारे क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छा मैटर मिल जाए। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे पुरुषार्थ की संख्या कितनी है। तो सभी लोग जानते हैं पुरुषार्थ की संख्या कितनी है, 4 है। और कौन सी है, धर्म हो गया, अर्थ हो गया, और क्या हो गया, काम, और चौथा क्या हो जाएगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चीज 4 है आपके पुरुषार्थ की संख्या। अब हम बात करते हैं अष्टाध्यायी। देखो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है अष्टाध्यायी का जो एक तो समय, देखो जो टाइम पीरियड है उसको भी याद करिएगा। जो अष्टाध्यायी का टाइम पीरियड है वो 500 ईसा पूर्व है। ठीक है, अब आपको बताना है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी के जल्दी से बताइए कि लेखक कौन है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखो आप लोग को बिल्कुल भी टाइम दिए। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे ग्रंथ लिखवाए हैं, तो ये सब ग्रंथ आपको करने हैं। ठीक है, याद कर लेना, बिल्कुल रट लेना, याद भी नहीं करना, बिल्कुल रट लेना है आपको। और बिल्कुल अच्छे से समझाते जाएंगे और इसको लर्न भी करते जाइएगा। तो इसके मतलब जो है, मतलब क्या है, महर्षि पाणिनि हो जाएंगे। ठीक है, कौन से हो जाएंगे, महर्षि पाणिनि। याद रखिएगा, महर्षि पाणिनि जो हैं ये भी बता देते हैं कि ये हिंदी के, ठीक है, ये हिंदी व्याकरण के, हिंदी के नहीं, हिंदी व्याकरण के एक मतलब हिंदी व्याकरण के एक प्रकांड विद्वान थे। हिंदी व्याकरण के एक मतलब यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, प्रकांड विद्वान। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम बता दिया अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि है। याद रखिएगा कौन से हो जाएंगे, महर्षि पाणिनि। याद रखिएगा अष्टाध्यायी के लेखक कौन से हो जाएंगे, महर्षि पाणिनि। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर अष्टाध्यायी में ही, अष्टाध्यायी में जो उपयोगी कला को उन्होंने क्या माना है, चारु माना है, कारु माना है, मानव शिल्प माना है, ब्रह्मांडीय कला माना है। तो आपको आंसर देने हैं कि उपयोगी कला को क्या माना है उन्होंने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कारु हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, कारु हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं ललित कला को इन्होंने क्या माना है, किसने, पाणिनि ने। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पाणिनि की बात हो रही है कि उपयोगी कला को तो उन्होंने कारु माना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ललित कला को उन्होंने क्या माना है, चारु माना है। ठीक है, क्या माना है, चारु। याद रखिएगा। तो यहाँ से देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये चीज आपके लिए एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद करिए। अब हम बात करते हैं रामायण। तो रामायण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखिएगा। देखो जो इसका समय है वो तो आप जरूर याद कर लीजिएगा। जो इसका समय है वो भी कितना हो जाएगा, 500 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 500 ईसा पूर्व। तो इसके यहाँ पर आपको रामायण को बताने हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि इसकी रचनाकार कौन है, जल्दी से बताइए। आप लाइव चैट में बताइए जल्दी से। तो आप लोग के सबके आंसर बहुत अच्छे दे रहे हैं, सभी लोग आंसर अच्छे से देते हैं। तो रचनाकार कौन से हो जाएंगे, वाल्मीकि हो जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएंगे, वाल्मीकि इसके रचनाकार हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं रामायण, मतलब ये तो महाकाव्य है, ये तो सभी जानते हैं। महाभारत की बात करेंगे। महाभारत है 400 ईसा पूर्व। कितना है महाभारत, 400 ईसा पूर्व हो जाएगा। किसका टाइम पीरियड, महाभारत का। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके लेखक। देखो लेखक भी पूछ लिए जाते हैं। तो लेखक क्या हो जाएंगे, वेद व्यास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, वेद व्यास हो जाएंगे। याद रखिएगा। इसका जो प्रारंभिक नाम है, देखो प्रारंभिक नाम भी कभी कभी महाभारत का पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो महाभारत का जो पुराना नाम मतलब जो प्राचीन नाम है, उसका जो दूसरा नाम है उसे किस नाम से जानते हैं, जय संहिता से नाम से जानते हैं। याद रखिएगा किससे नाम से जानते हैं, जय संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखो ये जो चीज आपको करा रही हूं, यहाँ पर आपको एक एक आपको ग्रंथ मिलेंगे। ठीक है, पूरे आपके ग्रंथ जितने हैं वो एग्जाम से रिलेटेड सारे आपके करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि महाभारत है। तो महाभारत में संसार का ये सबसे मतलब पुराना, मतलब सबसे बड़ा, ये बोल सकते हैं महाभारत मतलब महाकाव्य है ये। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। ठीक है, ये संसार का सबसे बड़ा वो है महाकाव्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सेकंड पॉइंट है, यहाँ पर उल्लेख है कि राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र
चित्रलेखा ने बनाया है। किसने बनाया है? चित्रलेखा ने बनाया है। और ये किस में उल्लेखित है? महाभारत में उल्लेखित है। ये चीज याद कर लीजिएगा। देखो यहाँ से जितनी भी आपके रिलेटेड जो है वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। कोशिश करिएगा, मतलब कोशिश करिएगा सारे स्टूडेंट उसको लर्न करिएगा। बस आपको लर्न करना है, बाकी नोट्स देने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको बिल्कुल अच्छा नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चित्र लक्षण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चित्र लक्षण, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है चित्र लक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो चित्र लक्षण के जो रचनाकार हैं वो कौन से हो जाएंगे आपको बताना है। ठीक है, तो कौन से हो जाएंगे? भयजित, भयजित भी बोल सकते हैं, या फिर इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए नग्नजित। ठीक है, यानी कि राजा भयजित या फिर नग्नजित बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चित्र लक्षण की ही बात करते हैं। यहाँ पर 3 अध्यायों में विभक्त किया है। किसको? चित्र लक्षण को किसमें अध्याय में विभक्त किया है? 3 अध्यायों में विभक्त किया है। प्रथम अध्याय में क्या है? चित्रकला की उत्पत्ति का कारण बताया है, और द्वितीय अध्याय में चित्र सृष्टि का कारण बताया है, और तीसरे अध्याय में चित्र रचना नियम का विवरण बताया है। ठीक है, तो आप तीनों जितने अध्याय हैं चित्र लक्षण के, तो आप इसको याद कर लीजिए। किसको? चित्र लक्षण को याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कामसूत्र की बात करेंगे। ठीक है, देखो जितना पहले ये बताइए सारे स्टूडेंट, जितना समझाया है सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी से लाइव चैट में बताइए, जितना समझा रही हूँ अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि यहाँ से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपके आ जाते हैं। ग्रंथ तो बहुत पूछे जाते हैं और ग्रंथ आपके जरूर ही आएंगे। ये चैप्टर आपका छूटा नहीं है, ये एग्जाम में तो आता ही आता है ये चैप्टर। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से, क्योंकि ये चैप्टर इसलिए आ जाता है क्योंकि आपका सबसे पहले जो लिखित संबंधी जो साक्ष्य, मतलब जो आपके लिखित संबंधी जो साक्ष्य मिले थे वो यहीं से मिले थे, मतलब वैदिक काल से ही मिले थे। ठीक है, तो यहाँ से इसी से ही पता चलता है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कामसूत्र की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि इसका समय है 600 से 200 ईसा पूर्व हो जाएगा इसका समय। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कामसूत्र का रचनाकार बताना है। तो जल्दी से बताइए कि इसके कौन हो जाएंगे? वात्स्यायन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वात्स्यायन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करेंगे? 64 कलाओं का क्रमबद्ध रूप से वर्णन किया है। किसमें किया है? कामसूत्र में किया है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। 64 कलाओं में से प्रथम अधिकरण के, ये देखो ये चीज याद करनी, ये समझने वाली चीज है कि यहाँ पर 64 कलाओं के जो प्रथम अधिकरण मतलब फर्स्ट यूनिट हो गई, कि उसके तीसरे अध्याय के, जो तीसरे अध्याय का है, यानी कि जो चैप्टर है तीसरे अध्याय का चैप्टर है, चौथे नंबर की जो कला है, यानी कि जो चौथे नंबर की 4 नंबर की जो कला इसमें बताई है, उसे किस मतलब चित्रकला को क्या नाम दिया है? आलेख्यम नाम दिया है। क्या नाम दिया है? आलेख्यम नाम, मतलब आलेख्यम नाम दिया है। ये चीज याद रख लेना। ठीक है, तो प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय के चौथे नंबर की कला को क्या नाम दिया है? आलेख्यम। किसने? वात्स्यायन ने। अब हम बात करते हैं जो पहले नंबर की कला मानी गई है। ठीक है, यानी कि जो पहले नंबर की कला है। ठीक है, तो ये चीज बात कर रहे हैं। पहले नंबर की कला जो है वहां पर संगीत हो जाएगी, दूसरे नंबर की कला हो जाएगी वो वाद्य हो जाएगी, तो तीसरे नंबर की कला है वो कौन सी हो जाएगी? नृत्य, और चौथे नंबर की कला कौन सी हो जाएगी? आलेख्यम हो जाएगी। ये चीज याद रखिएगा। जो पहले नंबर की कला है वो संगीत, वाद्य, नृत्य, और जो चौथे नंबर की कला हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? आलेख्यम हो जाएगी। इसी में ही यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है, आलेख्यम, और इसी का ही वर्णन अभी आपको यहाँ पर जय मंगला वाले में देखने को मिलेगा। तो चलिए यही चीज आ गया है आपको, अब हम इसके बारे में दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं 11 नंबर। ठीक है, जय मंगला नाम से यहाँ पर इन्होंने, ठीक है, तो यहाँ पर 11वीं सदी ईसा पूर्व है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे जय मंगला का जो रचनाकार है। जय मंगला का जो रचनाकार है आप सब लोग सभी लोग जानते हैं, या फिर यशोधर पंडित बोल सकते हैं, या फिर पंडित यशोधर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे यशोधर पंडित। ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत ज्यादा, ये वाला भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप ग्रंथ तो बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, ग्रंथ तो बिल्कुल रट लीजिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे यशोधर पंडित ने 11वीं सदी में, ठीक है, तो 11वीं सदी में तो आप जानते ही हैं कि 11वीं सदी ये वाला है, के कामसूत्र, कामसूत्र मतलब ये वाला, के आलेख्य,
मतलब के आलेख्य में ये चीज, ठीक है। शब्द की टीका, ठीक है, टीका जय मंगला नाम से करी। इसी की ही जो आलेख्यम है, चौथे नंबर की कला है आलेख्यम, यहीं से पंडित यशोधर, ठीक है, यशोधर पंडित ने इन्होंने आलेख्यम नाम से यहीं से इसी की टीका करी थी, जिसका नाम था जय मंगला नाम से इन्होंने करी थी, ठीक है, याद करिएगा। अब हम बात करेंगे यहीं पर चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। इसी में ही जय मंगला से जो नाम से टीका करी थी, उसी में ही कितने अंग बताए हैं, 6 अंग बताए हैं। और उसी को ही हम किस नाम से जानते हैं, षडंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो अब यहाँ पर देखो, इन्होंने तो षडंग के नाम से जाना था, लेकिन उसका जो सबसे पहले यानी कि पूरा विवरण दिया था, यानी कि जो पूरा उल्लेख किया था या फिर व्याख्या करी थी, वो कौन थे, आप लोग भी जानते हैं कौन थे, अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ये चीज याद रखना, ठीक है, ये चीज एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बाकी तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये तो आपको जब षडंग पढ़ाया है मैंने, आप यहाँ पर मतलब जो भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है, तो मैंने बिल्कुल कला के 6 अंग षडंग पूरा पढ़ाया है, तो आप उसको वॉच करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा मैंने षडंग पढ़ा दिया है, तो आप उसको अच्छे से देखिए, एक एक चीज बता दी है आपको, पूरा रस बता दिए हैं, भाव बता दिए हैं, जितना है पूरा आपका कंप्लीट करा दिया है। तो उसको एक बार और देखिएगा, जो है 6 अंग आपका, जो कला के 6 अंग बाकी मेंशन कर दिया है थंबनेल में, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर चित्रकला के 6 अंग बताए, जिसका नाम ये तो आपको बता ही दिया है। षडंग का सर्वप्रथम व्याख्या तो अभी ही मैंने बताया था, कौन हो जाएगा, A.N. टैगोर हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि उस पुस्तक का नाम क्या है, यानी कि जो षडंग का जिन्होंने A.N. टैगोर ने जिसमें व्याख्या करी थी, उस पुस्तक का नाम क्या है। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताएं कि उस पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा। 6 लिम्बस, क्या हो जाएगा, 6 लिम्बस ऑफ पेंटिंग, याद रखिएगा, ठीक है, 6 लिम्बस ऑफ पेंटिंग, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो भाषा है, जो इसकी भाषा है, यानी कि 6 लिम्बस ऑफ पेंटिंग की जो भाषा है, जिसकी पुस्तक लिखी गई है, वो कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो बिल्कुल बंगला भाषा में लिखी गई है, या बंगाली भाषा में लिखी गई है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से फिर से बता दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या तो फिर मैं बोलती ही जाती हूँ, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट है उसको अच्छे से मतलब टाइम से ज्वाइन हुआ करे, ठीक है। सारे स्टूडेंट से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि सारे स्टूडेंट बिल्कुल टाइम से ज्वाइन हुआ करें, ठीक है, तो ताकि आपको बिल्कुल साथ साथ में तैयार होता जाएगा। प्रैक्टिस सेट आप करते हैं, करते रहिए, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन आप साथ साथ में चैप्टर वाइज उसको रिवीजन करिए, कि ताकि आप देखिए कि आपके क्वेश्चंस कहाँ से छूट गए हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नाट्य शास्त्र की बात करते हैं। नाट्य शास्त्र आप सभी लोग जानते हैं कि प्रथम शताब्दी है, तो यहाँ कि 1 सदी ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक है। इसके लेखक तो सभी लोग जानते हैं, कौन हो जाएगा, भरत मुनि हो जाएंगे, कौन हो जाएगा, भरत मुनि हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 4 इसमें प्राथमिक रंग बताए हैं, तो आपको यहाँ पर किसमें, नाट्य शास्त्र में जो भरत मुनि ने 4 मतलब 4 नहीं बताए हैं, हाँ 4 ही बताए हैं, ठीक है, 4 बताए हैं। तो 4 जो प्राथमिक रंग बताए हैं वो कौन से बताए हैं, जल्दी से बताइए कौन से बताए हैं उन्होंने। प्राथमिक रंग लाल बताया है, और कौन सा बताया है, पीला है, और तीसरा कौन सा है, काला, काला को श्याम बोला है इन्होंने, ठीक है, और श्वेत, ठीक है, याद रखना। श्वेत से इन्होंने बताया है कि श्वेत रंग एक ऐसा रंग होता है जिससे हम कई रंग उससे मिलाकर बना सकते हैं। किसने बताया है, भरत मुनि ने ही बताया था, ये भी चीज आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि रसों की संख्या भरत मुनि ने कितनी मानी है, तो सभी लोग जानते हैं कितनी मानी है, 8 संख्या मानी है, ठीक है। अगर हम 9 रस की बात करें तो 9 रस किसमें माना गया है, यहाँ पे चित्र सूत्र में माना गया है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे 11 रस किसमें माने गए हैं, तो सम्रांगण सूत्रधार में 11 रसों की संख्या मानी है, ठीक है। तो ये अभी सभी हम आपको ग्रंथ बताएंगे, तो सब में रसों की भी संख्या बताएंगे जैसे जैसे आएगा। अभी चित्र सूत्र का भी आएगा, तो चित्र सूत्र अभी तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, अभी उसका भी आएगा तो उसका भी बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे भाव की संख्या है, तो भाव की संख्या कितनी हो जाएगी, सभी लोग जानते हैं 49 हो जाएगी। अगर हम स्थाई भाव की बात करते हैं, ठीक है, स्थाई भाव की बात करेंगे तो 8 हो जाएगी। अगर हम संचारी या फिर अब चेंज करके बोल सकते हैं आप इसको व्यभिचारी, ठीक है, व्यभिचारी भी बोल सकते हैं, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। अब यहाँ पर ऊपर लिख देती हूँ, आप लोग समझ लेना, ठीक है, यहाँ पर लिख लेती हूँ, आपका आ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सात्विक भाव है, यानी कि जो सात्विक है
वो आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 6, तो यानी कि 8 8 16 हो गया, और 16 और आपका 33 कितना हो गया, मतलब 49 49 हो गया। ठीक है, तो आप ये सब अच्छे से लिख लेना। ठीक है, बाकी तो मैंने बोर्ड पर अच्छे से नहीं लिखा है, आप लोग नोट्स में बहुत अच्छे से लिख लेना। ठीक है, तो आपका यहाँ से एग्जाम टाइम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप एग्जाम टाइम में प्रैक्टिस सेट तो आएगा नहीं, आप जल्दी से एग्जाम में 2 मिनट में आपके खुद के नोट्स होंगे तो बहुत जल्दी आपको याद भी हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि उसको लिखा करिए। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट पहले ये बताइए अच्छे समझ में आ रहा है या नहीं। बाकी तो मैं बार बार पूछती रहूंगी, देखो आप ऑफलाइन होता तो मैं पूछती रहती, हाँ समझ में आया कि नहीं, चेक करती रहती, अच्छा इसका बताओ, ये बताओ, ये बताओ। चलिए, तो ठीक है, आपको लोग ऑनलाइन मिल रहा है तो ऑनलाइन तो सबके लिए हो जाता है, आराम से कहीं आपको बैठे बैठे देखना है, कुछ भी नहीं करना है, एक हाथ में चाय ले लो और पीते रहो चाय, और क्या कहते हैं, अब तो गर्मी पड़ रही है, चाय कौन पिएगा, है ना, कोल्ड ड्रिंक पियो। चलिए, तो यहाँ पर आराम से एंजॉय करके आराम से पढ़िए। ठीक है, तो कोई बिल्कुल बोरिंग क्लास नहीं बनानी है, आराम से हंसते हंसते पढ़ना है और एंजॉय करके पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं कला का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग किया है। देखो यहाँ पर अभी आपने देखा था कि नाट्य शास्त्र में, अभी आपने देखो ऋग्वेद में पढ़ा था कि कला का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ करा गया था, कला शब्द का प्रयोग करा गया था, किसमें किया था, ऋग्वेद में किया था। ये सब लोग आप लोग भी जानते हैं, लेकिन उसका यथार्थवादी प्रयोग किसमें किया गया था। यथार्थवादी यानी का मतलब ये है कि कला के बारे में पूरा उसमें विवरण दिया था, यानी कि बताया है कि सफ़ेद रंग से कैसा रंग बनेगा, या फिर उन्होंने बताया है कि भावों की संख्या कितनी होगी, रसों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये सब उसमें बताया है, किसमें, नाट्य शास्त्र में बताया है, लेकिन ऐसा ऋग्वेद में नहीं बताया है। बस ये है कि यहाँ पर कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यहाँ पर आपको मिल जाता है ऋग्वेद में, लेकिन अगर हम कला का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग की बात करें तो किसमें मिलता है, नाट्य शास्त्र में मिलता है। ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अब हम बात करते हैं विधियों तथा तकनीकियों पर प्रकाश डाला। यही चीज़ बाद में बता रही थी कि विधियों यानी कि मेथड है और आपका टेक्निक है, तो वही टेक्निक और मेथड आपको यहाँ पर बताया ही था कि यहाँ पर कि जो व्हाइट कलर है उससे मिलाने से आपका जो बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पे टेक्निक्स की बात भी कही है और यहाँ पर मेथड की भी बात बताई गई है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं अभिलाषितार्थ चिंतामणि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो बाकी तो मैं जितना पढ़ाती हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं तो सभी बताती हूँ, सभी याद करो। ठीक है, कोई भी आप छोड़ो मत। ठीक है, तो बस आप मैं जितना कराती हूँ बस आपने उतना अगर कर लिया, आपका जितना मैंने पढ़ाया है पूरी इस बात की गारंटी दूंगी, पूरा अप्रैल तक एक एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अभिलाषितार्थ चिंतामणि। तो आप लोग भी जानते हैं इसका जो समय है वो 12वीं सदी ईसा पूर्व हो जाएगा। इसके रचनाकार कौन से हो जाएंगे, सोमेश्वर। एक मिनट में दूसरा कलर ले लेती हूँ तो अच्छा सा दिखेगा, ब्लू पर ब्लू समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, सोमेश्वर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सोमेश्वर भूपति, सोमेश्वर भूपति, भूपति भूलो कमल भूपति। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे इसका जो दूसरा नाम, सॉरी ये दूसरा नाम तो इसको इरेज ही हो गया। चलिए, दूसरा नाम है अभिलाषितार्थ चिंतामणि का, वो दूसरा नाम है वो कौन सा है, तो जल्दी से बताइए कि अभिलाषितार्थ को क्या कहते हैं। मानसोल्लास के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, मानसोल्लास के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, इस ग्रंथ में अंतराल को कहा है, इस ग्रंथ में अंतराल को क्या कहा गया है, अभिलाषितार्थ में चिंतामणि यानी कि जो आप अंतराल पढ़ते हैं, रेखा रूप तान पोत अंतराल, वो वाला अंतराल की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस ग्रंथ में अभिलाषितार्थ चिंतामणि में जो अंतराल को बोला है वो क्या नाम दिया है, स्थान निरूपण दिया है। क्या नाम दिया है, स्थान निरूपण दिया है। और ये भी बताइए कि क्या कहते हैं, स्थान किस में नाम दिया है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिया है, किस में दिया है, जल्दी बताइए। जो अंतराल को नाम दिया है वो स्थान निरूपण हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप सब याद करिए। 5 प्रकार के चित्रों के नाम बताए हैं, मतलब यहाँ पर किसने, मतलब अभिलाषितार्थ में जो चिंतामणि है, अभिलाषितार्थ चिंतामणि में इसमें 5 प्रकार के चित्रों का बताया है, उल्लेख किया है। तो यहाँ पर 5 प्रकार के कौन से हो जाएंगे, मैं छोटा छोटा लिख देती हूँ कि ताकि समझ में आए। ठीक है, एक विधि हो जाएगा और दूसरा अविध हो जाएगा, विधि लिख रही हूँ, विध हो जाएगा। ठीक है, विध हो जाएगा, अविध हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, रस हो जाएगा और धूली। ठीक है, रस धूली, और आपका कौन सा हो जाएगा, रस धूली, विध अविध रस धूली और लास्ट भाव। ठीक है, विध अविध रस धूली भाव।
ठीक है, ये चीज आप याद कर लेना। ठीक है, ये चीज भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, विद अविद रस धुली भाव हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, लास्ट है, लास्ट नहीं है, इसके बाद भी आपका है। ठीक है, जाना नहीं है बिल्कुल। आपको अगर जुनून है, आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन होना चाहता है, तो आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। तो आपका यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो बिल्कुल इसको आप स्किप मत करिए और अच्छे से इसको पढ़िए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कादम्बरी की। कादम्बरी और वो क्या कहते हैं, काम्बरी, वो कादम्बरी और हर्षचरित, ये दोनों के एक ही लेखक हैं। तो आपको बताना है इसका जो समय है वो भी एक समय ही है, 7वीं सदी ईसा वो ईसा है। ठीक है, तो 7वीं सदी ईसा है। तो यहाँ पर इसके जो लेखक हैं तो सभी लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा, बाणभट्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, बाणभट्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दश कुमार चरित, जो है इसका जो समय है 700 जो है आपका पीसी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है समय तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर लेखक क्या हो जाएंगे, जल्दी से सभी लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा, आचार्य दंडी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, आचार्य दंडी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आचार्य दंडी हो जाएगा। और सारे स्टूडेंट से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज आप उसको नोट्स बनाएं। ठीक है, और बाकी जो भी स्टूडेंट इसको रेगुलरली बनाएगा उसी का सिलेक्शन टॉप 10 में आएगा, ये इस बात की गारंटी दे रही हूँ। यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे बिल्कुल भी तैयारी मत करिए। आपकी तैयारी है, अच्छी बात है, उसको और रिवीजन करिए। आपको और रिवीजन करने की जरूरत है, क्योंकि आपका इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपके मान लो बाई चांस नए क्वेश्चंस भी आ गए तो आप उसको आसानी से करने की आपके अंदर वो मतलब होगा कि हाँ, कि ये आपका मान लो कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपको इतने तो ये तो बिल्कुल रट ही जाएंगे ये सब, तो आप तो उसको आसानी से कर सकते हैं। ये तो होगा ही नहीं, ये तो इसका है, तो आप इसको ऑप्शन में भी लगा सकते हैं। चलिए, तो फिर हम इसके ग्रंथ के आगे, ग्रंथ पूरा खत्म करवाएंगे तो ग्रंथ के आगे फिर से बढ़ते हैं। चलिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए, तो अब हम 16 नंबर पे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने 15 नंबर आपके ग्रंथ करा दिए हैं, और ग्रंथ आप भी जानते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16 नंबर। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इससे जुड़ा हुआ है, अगर आपका कोई ग्रुप है तो उनको भी शेयर करिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन हो सके और उनको ये मटेरियल मिल सके। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 16 नंबर है, देखो विष्णु धर्मोत्तर पुराण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत हम चित्र सूत्र के भी बारे में देखेंगे, और यहाँ पे चित्र सूत्र भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम सारे पॉइंट्स देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आप लोग को आंसर देना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जो उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, 6 सदी ईसा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये चीज आ चुका है एग्जाम में, ये वाला बता रही हूँ, गुप्त काल वाला पूछ लिया गया है कि विष्णु धर्मोत्तर कौन से काल का है, मौर्य काल है, गुप्त काल है, वाकाटक है, अंश सातवाहन, तो ऐसे इस टाइप से पूछ लिया जाता है। तो आपको ये वाला बताना है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण गुप्त काल का हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए कि इसके जो रचनाकार हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के जो रचनाकार हैं वो कौन है। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मार्तंड मुनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्तंड मुनि। ओके, सारे स्टूडेंट जितने भी मैं लिखा रही हूँ उसको सारे स्टूडेंट आज तो बिल्कुल उसको लर्न कर लेना। ठीक है, साथ साथ में बिल्कुल करते जाइए। अगर यहाँ पर गैप कर दिया तो आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो मैं तो बढ़ती जाऊंगी और यहाँ पर आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे, तो कोशिश करा करिए कि जैसे आपको वीडियो मिलती है और तुरंत इसको वॉच करिए। ठीक है, तो टाइमिंग तो आपको पता ही है, वैसे तो आज संडे है तो इसीलिए तो टाइम डिले हो गया, नहीं तो वैसे ही मेरा टाइम है 2 o'clock और नाइट में 10:30। ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस ग्रंथ में 35 से लेके, याद रखिएगा 35 से लेके यहाँ पे 43 अध्याय। ठीक है, 35 से 43 का जो चैप्टर है यहाँ तक, ठीक है, अध्याय एक चित्र सूत्र नामक एक प्रकरण है। ठीक है, तो यानी कि जो पार्ट है वो चित्र सूत्र जिसका वो पार्ट है वो किसका है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का ही पार्ट है। ठीक है, तो याद रखना है आपको 35 से लेके 43 तक का जो अध्याय है वो किस नाम से है, चित्र सूत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें कितने अध्याय हैं, 9 अध्यायों में विभक्त किया है। कितने अध्यायों में विभक्त किया है, यहाँ से ये इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की कितने अध्यायों में विभक्त किया है। यहाँ पे विष्णु धर्मोत्तर पुराण को, चित्र सूत्र को कितने अध्याय में विभक्त किया है, तो 9 अध्यायों में विभक्त किया है। चलिए, तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे चित्र सूत्र का जो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था वो सबसे पहले किसने किया था। तो यहाँ पर 1921 में किसने किया था, जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए, आप लोग को भी टाइम दिया जाएगा तो जल्दी से टाइप करके बताइए कि इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो किसने किया था। तो आप लोग भी जानते हैं स्टेला क्रैमरिश ने किया था। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ 1921। ठीक है, स्टेला क्रैमरिश। ठीक है, याद रखिएगा स्टेला क्रैमरिश है। और बाकी साथ साथ में आप लोग तो नोट्स बनाते ही जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग से हो रहा है। अगर आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो बिल्कुल आपकी तैयारी कराई जाएगी। एक एक चीज आपको पढ़ाया जाएगा, हर चैप्टर से जितना भी आता है वो सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपकी मैं इस बात की गारंटी देती हूँ, जितना भी है वो सब आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद किसने अनुवाद किया है। ठीक है, इसके बाद यानी कि स्टेला क्रैमरिश ने तो 1921 में किया है। अब यहाँ पर इसके बाद भी किसने अनुवाद किया था, वो किसने किया था, A.K. स्वामी। किसने किया था, A.K. स्वामी ने इसका अनुवाद किया। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं चित्रसूत्र का हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन थे। जो चित्रसूत्र का हिंदी में अनुवाद किया है वो जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, मैं सारा आपको एक एक चीज आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जो मतलब चित्रसूत्र का जो हिंदी में अनुवाद किया था वो किसने किया था, आपका बाला शाह। ठीक है, बाला शाह, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे बाला शाह। ठीक है, याद रखिए बाला शाह। एक मिनट दोबारा से लिख देती हूँ। ठीक है, बाला शाह। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, बाला शाह हो जाएगा, या फिर ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं आप महादेव शाह। याद रखिएगा। ठीक है, महादेव शाह। ठीक है, बाला शाह या फिर महादेव शाह। ठीक है, याद रखिए जो चित्रसूत्र का हिंदी में अनुवाद किया था वो किसने किया था, बाला शाह, या फिर मतलब उसको बोल सकते हैं महादेव शाह। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे चित्रसूत्र में 5 प्रमुख रंगों के नाम आपको बताने हैं। इसका मतलब है कि मतलब चित्रसूत्र में 5 रंगों का इन्होंने उल्लेख बताया है। तो 5 रंग कौन से हैं उसके आपको नाम बताने हैं। ठीक है, तो 5 रंग मतलब चित्रसूत्र में 5 हैं, और यहाँ पर आप भी जानते हैं कि नाट्यशास्त्र में कितने थे, प्रमुख रंग 4 थे। ठीक है, याद रखिएगा जो प्राथमिक रंग है, और यहाँ पर कितने माने हैं, 5 हैं। तो चित्रसूत्र में कौन सा हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा श्वेत, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, रक्त, और फिर कौन सा हो जाएगा, पीत, और एक आपका नील, और एक आपका जो लास्ट है श्याम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कैसे करना है, श्वेत मतलब व्हाइट कलर, चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, श्वेत मतलब व्हाइट कलर हो जाएगा, रक्त मतलब रेड कलर हो जाएगा, पीत मतलब येलो कलर हो जाएगा, नील मतलब ब्लू कलर, और श्याम आप भी जानते हैं श्याम क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। याद रखिएगा। ठीक है, बाकी तो आप सब लोग जानते ही हैं। चलिए अब हम बात करते हैं चित्रसूत्र में कितने प्रकार के चित्र मिले हैं। तो यहाँ पर अभी आपने देखा था कि यहाँ पर चित्रसूत्र में कितने प्रकार के कितने प्रकार के चित्र मिले हैं। तो आप भी जानते हैं कितने प्रकार के मिले हैं, 4 मिले हैं। ठीक है, तो 4 मिले हैं। 4 कौन कौन से हैं, सत्य हो गया, वैदिक हो गया, ये तो आप लोग ने पढ़ रखा होगा शायद। ठीक है, वैदिक, नागर, और क्या हो जाएगा लास्ट आपका मिश्र हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी आप नंबरिंग कर लेना, जैसे कि नंबर 1 सत्य हो गया, सत्य, वैदिक, नागर, मिश्र। अब हम देखते हैं सत्य क्या होता है। सत्य क्या होता है, जल्दी से बताइए। सत्य मतलब जो प्राकृतिक से संबंधित होता है, यानी कि जो प्राकृतिक से संबंधित मतलब जो सत्य है, यानी कि अगर वो ट्री बना है तो ट्री से ही रिलेटेड कोई पिक्चर बना रहे हैं, तो यानी कि जो बिल्कुल एकदम सत्य यथार्थवाद पे निर्भर है, जो रियलिस्टिक है, वो प्राकृतिक रूप में आ जाता है, तो वो सत्य में आ जाएगा। वैदिक में क्या आ जाएगा आपका, अलंकारिक, यानी कि आप भी जानते हैं ये तो कोई सत्य है नहीं, ना कोई प्राकृतिक है, अलंकारिक। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, अलंकारिक हो जाएगा। ठीक है, अलंकारिक, जैसे कि वैदिक हो गया, अलंकारिक हो गया। जैसे कि आप कोई भी कभी भी आलेखन बनाते हैं, कोई भी डिजाइन करते हैं, आपने जैसे अजंता में भी देखा होगा, कोई भी आलेखन करते हैं, कोई जरूरी नहीं है वैसा ही आपको देखने को मिले रियल में। तो यहाँ पर हम कोई सी भी किसी भी टाइप से हम डिजाइन कर देते हैं, तो अलंकारिक में लयात्मक रेखाओं से कैसी भी डिजाइन कर देते हैं, तो वो हमारा किस में आ जाता है, वैदिक में आ जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो तीसरा नंबर का है नागर हो गया, ये किस में आ जाएगा, आपका ज्यामिति में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ज्यामिति में आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया आपका किसमें, नागर में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो लास्ट है मिश्र। मिश्र मतलब होता है आपका सूक्ष्म वाला। ठीक है, जो सूक्ष्म है, आपकी जो छोटी छोटी जो चित्रकारी करी जाती है, सूक्ष्म आकृति आ जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा, सूक्ष्म या फिर लघु।
चलिए, तो ये चीज तो आपके पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करेंगे चित्र सूत्र में रसों की संख्या है। तो आप भी जानते हैं चित्र सूत्र में रसों की कितनी संख्या है, 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और 9 संख्या में जो नवा रस बताया है, यहाँ पे जो नवा रस है वो अभिनव गुप्त ने बताया था। और नवा रस कौन सा बताया था, कौन सा बताया था, शांत रस। ठीक है, याद रखिएगा, ये यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी तो मैंने रस पढ़ाई है तो पूरा उसमें कंप्लीट करा दिया है, तो वहां से आप रस भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्थाई भाव। तो यहाँ पर स्थाई भाव है, तो स्थाई भाव भी कितने हो जाएंगे, 9। जब रसों की संख्या 9 है तो स्थाई भाव भी कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, चित्र सूत्र के रचनाकार हैं, तो चित्र सूत्र के रचनाकार हो जाएंगे नारायण मुनि हो जाएंगे। याद रखिएगा, नारायण मुनि हो जाएंगे, इसका राइट आंसर है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं चित्र सूत्र के अनुसार चित्र का सबसे प्रधान अंग कौन सा माना है। तो आप बताइए कि कौन सा माना है, जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। इसका मैं नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पर आ नहीं पा रहा है, सादृश्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये एग्जाम में आ चुका है, पहले ही बता रही हूँ आपको, ये वाला एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, ये भी आया है, ये भी आया है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, वैसे मोस्टली सभी आ चुके हैं। आप कोशिश करा करिए कि सभी याद करिए। ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं पढ़ाएंगे, जितना है देखो इंपॉर्टेंट को आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं, बस जितना आपका एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन करे जा सकते हैं वो सारे ही आपके यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं चित्र सूत्र में किस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है, या फिर हम ऐसे पूछ सकते हैं कि चित्र सूत्र में किसके बारे में यहाँ पर जो उसका विवरण दिया है, किसका विवरण दिया है या किसका विवेचन किया है, किसका उल्लेख किया है। तो किसका हो जाएगा, क्षय वृद्धि का हो जाएगा। यहाँ लिख देती हूँ मैं, क्षय वृद्धि का हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर झुकना ही पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे क्षय वृद्धि देखो कैसे, जैसे छोटे बच्चे लिखते हैं वैसे लिख दिया है। चलिए, बाकी तो आप देख लेंगे, अब क्या ठीक करूँ उसको। ठीक है, तो क्षय वृद्धि है तो क्षय वृद्धि लिख लेना। वैसे तो आप लोग को लिखना आता है ना, कितना अच्छा राइटिंग आया है। चलिए, तो क्षय वृद्धि आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये क्षय वृद्धि है। बाकी तो देखो क्वेश्चन देखो ऐसे करके लिखूंगी तो शायद ठीक आएगा, अजीब लग रहा है, राइटिंग तो ठीक करनी पड़ेगी, है ना। चलिए, तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, क्या हो जाएगा, क्षय वृद्धि। ठीक है, क्षय वृद्धि हो जाएगा राइट आंसर। ये भी एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, पहले ही बताइए सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। देखो आज मैं पूरा वैदिक पूरा खत्म करवा दूंगी। ये अगर आपने यहाँ से वैदिक का पूरा पढ़ लिया है तो ये सोचिए कि आपके यहाँ से कम 4 से 5 नंबर आपके फिक्स हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, तो आराम से इसको क्वेश्चन करिए। और यहाँ से कम 4-5 तो नहीं, कम से कम 2-3 तो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। लेकिन हाँ, ये भी याद रखना, कोई भी चैप्टर से क्या पता कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या पता आपको आता नहीं हो। लेकिन जितना मैंने आपको यहाँ से पढ़ाया है, इतनी बात की गारंटी है क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। चलिए, तो चित्र सूत्र में किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो सबसे ज्यादा चित्र सूत्र में जो कला को सर्वश्रेष्ठ माना है, न संगीत को माना है, न काव्य को माना है, इन्होंने किसको माना है, चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ माना है। याद रखिएगा, ठीक है। और हीगल ने किसको माना था, जल्दी से बताइए लाइव चैट में, किसको माना है सर्वश्रेष्ठ, काव्य कला को, है ना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं चित्र सूत्र में विभिन्न मानव आकृतियां ताल व अंगुल से ही सुनिश्चित किया गया था। देखो पहले का टाइम कैसा था कि पहले तो ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास इंच टेप हो या फिर उसका मेजर कर सके। तो पहले जो अगर हम कैसे भी नापते थे तो वो हम ताल या अंगुल से नापते थे। मतलब ताल अंगुल, मतलब ये हो गया, जैसे कि ताल हो गया, अंगुल हो गई, ये 4 अंगुल हो गया, मतलब ये हो गई 1 अंगुल, ठीक है। 1 उंगली की मोटाई होती है, ठीक है। 1 अंगुल क्या होता है, 1 उंगली की मोटाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे तो वही चीज ताल और अंगुल के बराबर यहाँ पर है। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि जैसे कि 1 अंगुल होता है 1 उंगली की मोटाई, जो मैंने आपको बताई है। देखो 1 ताल और या फिर 1 सर जो है, यानी कि 1 ताल, जो पूरा 1 ताल हो गया, तो यहाँ पर कितने अंगुल होते हैं, 12 अंगुल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी तो आप लोग देखना, मेरा तो है ना 12, मतलब हर किसी का 12 ही होता है। तो अगर देखो कहीं किसी का क्या पता, जरा मेजर करके देखो, क्या पता आपका 14 बैठ जाए या किसी का 10 बैठ जाए। तो खैर मेरा तो 12 ही हो रहा है, मतलब यहाँ पे 4 हो गया, 5 और यहाँ पे मतलब 12 ही हो गया, 4 4 8 और 12,
ठीक है, 12 ही मोस्टली लोग का 12 ही होता है। ठीक है, तो एक ताल और एक सर आपका 12 अंगुल हो गया, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि एक ताल कितना होता है, तो एक ताल होता है 12 अंगुल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक ताल यानी एक ताल भी कह सकते हैं या एक सर भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आज सारे स्टूडेंट मेजर कर करके बताएंगे, सब लोग मेजर करना कि हम कितने अंगुल के बैठते हैं, यही चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो चित्र सूत्र में तो अच्छा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट रह गया है, प्रमाण के अनुसार जो पुरुषाकृति है वो 7.5 ताल बताई है, किसमें, चित्र सूत्र में। अगर हम महिला की बात करें तो महिला की कितनी है, 7 ताल बताई हैं। तो जितनी भी महिलाएं हैं वो सारे देखेंगे कि कितने तालों में विभक्त किया है अपने आप को, और पुरुषाकृति है 7.5 ताल। हो सकता है कोई 8 ताल में हो, कोई 9 ताल में हो, है ना, 10 ताल में तो होगा नहीं, 9 ताल में कौन आ जाता है 9 ताल में तो चलो आदर्श मनुष्य कृति आ जाती है, 10 ताल किसका हो जाता है, तो 10 ताल में तो कोई नहीं हो सकता। चलिए, तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर चित्र सूत्र में पुरुषों के 5 भेद बताए हैं। कितने बताए हैं, 5 भेद बताए हैं, याद रखिएगा। पहले हम देखते हैं यहाँ पर हंस पुरुष 5 हैं, हंस पुरुष है, भद्र पुरुष है, मालव्य है, रुचक है और शशक है। ठीक है, ये चीज भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मालव्य का कि कितना है, रुचक कितना है, शशक कितना है, ये चीज आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। हंस पुरुष है तो 108 अंगुल है। ठीक है, 108 अंगुल मतलब हंस पुरुष का मतलब ये बोल सकते हैं आदर्श पुरुष, जो बिल्कुल एकदम सही हो, हट्टा गट्टा, जैसे कि उस टाइम में जैसे होते थे, अर्जुन हो गया और यहाँ पर राम हो गए, कृष्ण हो गए, ये सब हंस पुरुष में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे भद्र पुरुष की बात करेंगे। भद्र पुरुष हो गया मतलब भद्र पुरुष हो गया जो नॉर्मल सा, जो मानव होता है, जो हम जैसे इंसान होते हैं, हम जैसे तो नहीं, हम तो और कम छोट हो गए यहाँ पर अंगुल, जैसे मनुष्य की बात, मतलब मनुष्य नहीं पुरुष की बात कर रही हूँ। ठीक है, पुरुष का बात कर रही हूँ, तो पुरुष ये आ गया, यहाँ पे मानव की आ गई, तो यहाँ पे 106 हो जाएगा, मालव्य हो जाएगा 104 हो जाएगा, रुचक हो जाएगा 105, शशक तो मतलब छोटा ही हो जाएगा, छोटे से थोड़ा यंग एज में हो जाएगा, यंग से थोड़ा ये बड़ा वाला एज हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर इसको रखा गया है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट आज लोग मेजर करके कमेंट नहीं करना है, आप कम से कम अपने ऊपर जरा देखना है कि हम लोग कितने, मैं भी अपने आप को मेजर करा था तो मैंने भी देखा था कि कितना अंगुल है। ठीक है, तो सब लोग मेजर करेंगे, देखो तभी तो अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं ना तो उसको हम उसका पहले देखते भी हैं कि हाँ कैसा हमारे ऊपर क्या बैठता है ये। चलिए, तो ये तो चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है। एक अंगुल की मिटाई मतलब एक उंगली की मोटाई होती है, और एक ताल और या एक सर भी बोल सकते हैं, इसको कितने हैं, 12 अंगुल। तो सारे स्टूडेंट पहले ये बताओ कि जितना मैंने समझाया समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए जल्दी से, लाइव चैट में जल्दी से बताइए कि आपको जितना समझाया है समझ में आया है नहीं। देखो यहाँ से क्वेश्चन कर लिए जाते हैं तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपके अंदर जुनून है तो अच्छे से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखो ये वाला हमारा चित्र सूत्र से संबंधित नहीं है, इसीलिए मैंने इसको नोट में डाल दिया है, तो ये चीज याद रखिएगा। यहाँ से देखो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, आदर्श मनुष्य कृति वाला जो है, मनुष्य कृति जो आदर्श मानव का जो माना गया है, 9 या 10 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, ये वाला भी आ चुका है, भयानक वाला भी आ गया है, राक्षस वाला भी आ गया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बाल है, तो बाल का है 5 ताल है, जैसे कि गोपाल हो गया। कुमार है तो कुमार का 8 ताल माना है, तो जैसे कि वामन हो गया। अब हम बात करेंगे मानव, जो यहाँ पर ये चीज आ चुका है, कुमार का भी आ चुका है। ठीक है, वैसे तो अब कितने ही बचे, एक ही बचा, तो इसको भी याद कर लेना, बाल का तो नहीं आया है, लेकिन ये चारों ही एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसको अच्छे से याद करना। बाकी तो मैंने बता ही दिया है कि एक ताल बराबर कितना होता है, 12 अंगुल होता है एक ताल, या फिर एक सर भी बोल सकते हैं। 9 या 10 ताल, जैसे कि अर्जुन, पांडव, राम, कृष्ण। ठीक है, भयानक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भयानक, कोई 12 ताल का तो नहीं है चलिए, 12 ताल जैसे भैरव, वरहा मतलब जो आप ये भी बताइए, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है कि अभी बिल्कुल बताया था कि विष्णु के अवतार में वरहा का जो कौन से नंबर पर का है, मतलब विष्णु का कौन सा अवतार है, वरहा। ठीक है, वरहा मतलब होता है सुअर होता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे राक्षस है 16 ताल में, कोई 16 ताल का तो नहीं दिख रहा है, जैसे कि रावण, कुंभकर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर जो राक्षस का है वो कितना माना गया है, 16 ताल माना गया है। ठीक है, तो बाकी तो बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे 9 या 10 ताल में ही आएंगे। चलिए,
तो अब हम बात करते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक की बात करेंगे। त्रिपिटक का जो समय है, 1 मिनट में कलर चेंज कर लूँ, नहीं तो फिर ये चीज़ नहीं दिखेगा। चलिए, तो त्रिपिटक की बात करेंगे। यहाँ पर त्रिपिटक है वो 400 से 300 मतलब 400 से 300 ईसा पूर्व, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिए, तो सबको ही पता होगा, त्रिपिटक है तो बौद्ध धर्म से है। ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, याद करिएगा। इसके अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक विनय पिटक आता है, एक सुत्त पिटक आता है और एक अभिधम्म पिटक आता है। ये तीनों के तीनों आप याद कर लेना। अगर इसकी भाषा पूछी जाती है तो भाषा क्या हो जाएगी? इसकी पाली भाषा हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। कोशिश करिए कि एक बार और वॉच करिए और अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलिए, तो सारे स्टूडेंट इसको देखेंगे एक एक करके। देखो, पूरा मैंने आपका फिनिश करा दिया है, ठीक है। जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग भी और ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि आप लोग तो स्टूडेंट हैं, तो आप लोग को तो और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो बाकी हम पढ़ते हैं यहाँ पे थेरा गाथा। बाकी तो मुझे तो कभी वो नहीं बनना है, 9th 10th के स्टूडेंट को तो नहीं पढ़ाऊंगी, कभी नहीं पढ़ाऊंगी। पढ़ाना है तो सभी, इसीलिए तो मैंने अपना चैनल बनाया है कॉम्पिटिटर्स वालों को ही पढ़ाना है, लाइफ टाइम, हमेशा बुढ़ापे तक पढ़ाना है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं थेरा गाथा है तो 400 से 300, ठीक है। ये यहाँ पर बता दूँ 300 है, ठीक है, 300 ईसा पूर्व। अगर हम धर्म की बात करें तो किससे संबंधित है थेरा गाथा? जल्दी बताइए, किससे हो जाएगा? बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहा है आचार रंग सूत्र की बात कर रहा है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया है कि ये किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगा? जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। अब यहाँ पर सब ब्लैक ब्लैक हो गया है ना, कलर की भी तो बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी तो ब्लैक, मुझे ऐसा लिखना ही नहीं चाहिए था। चलिए, तो अब हम बात करते हैं त्रिषष्ठी शलाका पुरुष है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा आ चुका है एग्जाम में। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे? हेमचंद्र हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? हेमचंद्र हो जाएगा। और बाकी सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। मैं तो जल्दी जल्दी इसीलिए करा रही हूँ कि ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और अच्छे से आप क्लास कर ले। खींचने को क्या है, 2 घंटे खींच सकते हैं, 3 घंटे खींच सकते हैं, लेकिन आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओके। चलिए, पंचदशी है तो यहाँ पे 14वीं सदी ईस्वी माना गया है। तो लेखक इसके कौन से हो जाएंगे? जल्दी से बताइए, कौन हो जाएंगे? यहाँ पे विद्यारण्य हो जाएंगे। अरे क्या लिख रही हूँ मैं? विद्यारण्य, याद रखिएगा, विद्यारण्य। विद्यारण्य मतलब विद्या समझ ही होंगे, विद्यारण्य ये आधा रा है, ठीक है, याद रखिएगा। शिल्प रत्न है यहाँ पर, पंचदशी वाला याद करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिल्प रत्न है, ये भी सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो सभी याद करिए। शिल्प रत्न की बात करेंगे तो 16वीं सदी का है। जल्दी से इसके लेखक बताइए कि शिल्प रत्न के जो लेखक हैं वो कौन है? जल्दी से बताइए, कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? श्री कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्री कुमार हो जाएंगे। बाकी सारे स्टूडेंट को दिख रहा है या नहीं? बाकी तो मैं बोल ही रही हूँ, तो आप इतना तो सही बोल रही हूँ, लेखक श्री कुमार हैं, ठीक है, लिख लेना, ठीक है। इसे नारायण, ऐसे ऐसे नाम हो जाते हैं हिंदी में, तो ऐसे समझ में नहीं आता क्या बोलूँ मैं इसे। नारायण व संक्षेप, ठीक है, याद रखिए। तो कौन सा हो जाएगा इसका? केशव स्वामी, है ना। कभी जल्दी जल्दी में नाम लो तो एकदम ऐसे नाम हो जाते हैं कि कभी कभी नाम ही नहीं ले मिलते हैं, इतने टफ हो जाते हैं हिंदी के, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे समरांगण सूत्रधार, ठीक है। समरांगण सूत्रधार है जो कितना है? 11वीं सदी। अगर हम इसकी लेखक की बात करें तो लेखक क्या हो जाएंगे इसके? जल्दी से बताइए, क्या हो जाएंगे? अब तो फिर से ब्लैक कलर लेना पड़ेगा, लास्ट फिर से अभी ब्लू कलर लेना पड़ेगा। चलिए, तो कलर बार बार चेंज करेंगे, कोई बात नहीं। बाकी तो डिस्टर्ब नहीं होंगे आप लोग, अगर पढ़ने की आपके अंदर लगन है। राजा भोज, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे मेघदूत व रघुवंश पुराण। ये तो सभी लोग जानते हैं कि ये किसने इसके रचनाकार हैं, और कौन सी हो जाएगी? प्रथम सदी ईसा पूर्व। रचनाकार तो सभी लोग जानते हैं, कौन हो जाएंगे? कालिदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कालिदास। और ये भारत का शेक्सपियर इन्हें माना जाता है, भारत का शेक्सपियर, याद रखिएगा, शेक्सपियर, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पे लिख दे तो पूरा लिखना पड़ेगा क्या? भारत का। चलिए,
ये चीज हो गया। अब बताइए लास्ट है यहाँ पर 26 नंबर, लास्ट नहीं है, अभी और भी है यहाँ पर 29 है, इसके बाद नहीं है। ठीक है, रस मंजरी है तो रस मंजरी किसका हो जाएगा, भानुदत्त है। ठीक है, याद रखिएगा भानुदत्त है। तिलक मंजरी, तिल मंजरी लिख लिया है यहाँ पे, तिलक मंजरी है। ठीक है, पूरा सही कर देती हूँ इसको। ठीक है, तिलक मंजरी। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो तिलक मंजरी किसका हो जाएगा, जल्दी से बताइए, धनपाल। ठीक है, याद रखिएगा धनपाल। अब नहीं चेंज करूंगी कलर। ठीक है, कथा सरित सागर, ये भी एग्जाम में आ चुका है। कथा सरित सागर का क्या लेखक है, जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। कथा सरित सागर सोमदेव, याद रखिएगा। अब है लास्ट हमारा व्रत कथा मंजरी। तो आपको बताना है, देखो सारे स्टूडेंट देखो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। देखो यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, मैं उनकी मेहनत से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, और ये स्टूडेंट है एक ना एक दिन उनका बहुत जल्दी मतलब बहुत ही ऊँचे जाएंगे, बहुत ही अच्छा उनको मतलब जॉब मिलेगी। ठीक है, अगर जो मेहनत करता है वो दिख ही जाता है, कौन मेहनत करता है वो मुझे दिखता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल रेगुलरिटी बनाएं और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पूरा करा दिया है। यहाँ से आपका एक भी ग्रंथ, जो प्राचीन काल के जो ग्रंथ हैं, एक भी ग्रंथ आपका बाहर नहीं जाएगा। मैंने आपका पूरा कंप्लीट कराया है। कोशिश करा करिए तो आप इसको लर्न करिए, अच्छे से लर्न करिए। बिल्कुल मैंने सीक्वेंस में लिखवाया है ताकि आपके दिमाग से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर इधर उधर करके पढ़ेंगे कि यहाँ एक क्वेश्चन उठा लिया यहाँ से, कि मान लो कहीं ऑप्शन में प्रैक्टिस सेट में कर रहे हैं, चित्रसूत्र के रचनाकार हैं, इधर बताया इधर है। क्वेश्चन बनाने को क्या है, आप लोग बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन अगर आप जिस तरह मैं बता रही हूँ, अगर आपने उस तरह से पढ़ा है तो आप गारंटी है कभी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। तो आप ऐसे पढ़ लेंगे कि दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं। आप इतना अच्छा पढ़िए। ठीक है, तो बिल्कुल आप पूरी तरीके से मेहनत करिए, अच्छा करिए और भी ज़्यादा अच्छा करिए। ज़्यादातर उसको लर्न करिए, बार बार रटिए, ज़्यादातर अपने आप को टाइम दीजिए प्रैक्टिस से ज़्यादा, कि आपको याद हुआ है कि नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस करने को क्या है, वो आज प्रैक्टिस करी मतलब परसों वाला भूल जाएंगे, 4 दिन वाला भूल जाएंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आप उसको लिख लिख के देखिए और फुल कॉन्फिडेंस आपको खुद ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो आपको मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और जाते जाते सारे स्टूडेंट इसको लाइक ज़रूर करते जाइएगा। ठीक है, और सारे स्टूडेंट कोशिश करें कि आप लोग देखो, जो भी स्टूडेंट देखता है इसको सब्सक्राइब भी नहीं करता है, सब्सक्राइब भी करिए और इसको लाइक तो करते ही हैं, और साथ साथ में कमेंट भी करिएगा। आप लोग कमेंट करना छोड़ दिया है, जब मैं बोलती हूँ तभी कमेंट करते हैं। सिर्फ ओनली गर्ल्स ज़्यादा आगे बढ़ती हैं कमेंट करने के लिए, और बाकी तो है ही, वो लोग तो जुड़े ही रहते हैं हमेशा। लेकिन उन लोग से भी रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो मतलब बने हैं वो तो बने ही रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे, ये तो मुझे पता है। ठीक है, लेकिन बॉयज़ से भी रिक्वेस्ट है वो लोग भी मतलब आगे बढ़ें और ये रेगुलरिटी बनाए रखें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।